तो चलिए एनसीईआरटी बुक का 12.1 का प्रश्न है। ठीक है, अणुगति सिद्धांत। तो इसमें प्रश्न है ऑक्सीजन के अणुओं के आयतन और एसटीपी पर इनके द्वारा घेरे गए कुल आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ एसटीपी का मतलब होता है, एस का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, मानक ताप और दाब पर, हिंदी में क्या बोलेंगे, मानक ताप और दाब पर। ठीक है, ऑक्सीजन के एक अणु का व्यास 3 एंगस्ट्रॉम है। इसको, ये जो एक के ऊपर बिंदी रखा रहता है, इसको क्या पढ़ते हैं, एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो यहां पर हमको आयतन का अनुपात ज्ञात करना है, एक ऑक्सीजन के अणुओं का और दूसरा एसटीपी पर कुल आयतन कितना है, इसका हमको अनुपात ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पर जो ये दिया है, ये व्यास दिया है। क्या दिया है, व्यास। और मुझे त्रिज्या चाहिए, तो त्रिज्या के लिए हम क्या करते हैं, व्यास का आधा। तो मैं ये देखो 3 एंगस्ट्रॉम का क्या लिख दिया हूँ, आधा। इतना समझ में आ गया। आगे के स्टेप में देखो, यदि आप 2 का भाग करोगे तो 1.5 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। अब एंगस्ट्रॉम का मान जो होता है मीटर में, वो कितना होता है, 10⁻⁻10 मीटर। तो यहाँ एंगस्ट्रॉम हटा करके उसके स्थान पर 10⁻⁻10 मीटर रख देंगे। ठीक, अब यहाँ पर 1 मोल गैस का जो आयतन होता है, ये 22,400 सेंटीमीटर क्यूब, या 22.4 लीटर भी बोल देते हैं इसको। हर गैस का जो 1 मोल का आयतन होता है फिक्स होता है ना, कितना होता है लीटर में, 22.4 लीटर। ठीक है, लेकिन इसको यदि हम सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर में बदल दें तो यह क्या हो जाता है, 22,400 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया। तो यहाँ पर ओरिजिनल आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर। कभी कभी ये भरने के लिए खाली स्थान पे भी आ जाता है कि किसी गैस के अणु का आयतन कितना होता है ना। तो आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर। इसका मान यदि हम सेंटीमीटर में लिखेंगे, सेंटीमीटर क्यूब में, तो 22,400 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक है, हम ये वाला निकालिए, अणुओं का आयतन हो गया। किसका हो गया, अणुओं का। अब ये एसटीपी पर है आयतन, ये किस पर है, एसटीपी पर, है ना। एसटीपी पर अणुओं का आयतन निकालते हैं। तो हम लोग जब शुरू में अणुगति सिद्धांत पढ़े थे, तो हम पढ़े थे कि जो गैस के अणु होते हैं गोल होते हैं, दृढ़ होते हैं, है ना। तो गोल हो गए, इनका आकार कैसा है, गोल। तो गोले के आयतन का सूत्र क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। 10th में पढ़े होगे ना गोले का आयतन। तो यहां पर मैं वही सूत्र लगाया हूं, v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब, और n माने अणुओं की संख्या हो गई। ठीक है, तो यहां पर मैं यही सूत्र क्यों लगाया, बेलन का नहीं लगाया, शंकु का नहीं लगाया। क्यों, क्योंकि जो गैस के अणु होते हैं वो किस आकार के होते हैं, गोल, गोले। तो ये गोले का आयतन हम यहाँ लिखेंगे और साथ में n लिखेंगे, n माने अणुओं की संख्या। एक निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या फिक्स रहती है, अवोगाड्रो संख्या जिसको बोलते हैं। अब इसमें मान रखें तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और n हो गई अणुओं की संख्या कि इतने आयतन में कितने अणु होंगे। ठीक, अब देखो 4/3 है तो ये मैं 4/3 लिख दिया। फिर ये पाई है तो पाई का मान कितना है, 3.14, तो वो लिख दिया। फिर यहाँ आर क्यूब है तो आर का मान कितना है, देखो ये 1.5 गुणे 10⁻⁻10, और इसकी घात 3 लिख दिया, क्योंकि यहाँ सूत्र में कितना है, 3 है। ठीक है, और n जो है इसको याद करके जाना पड़ेगा। वैसे आजकल जब इनकी ज़रूरत पड़ती है तो जहाँ पर निर्देश लिखे रहते हैं पेपर में, उसी के नीचे नियतांकों के मान भी लिखे रहते हैं। जब आपको नियतांक का मान पता न चले तो प्रश्न पेपर में निर्देश देखना, वहाँ पर दिया रहेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 6.023 इंटू 10⁻23, इतना मान हो गया। यदि मैं यहाँ पर इनको काटूं और गुणा उणा करूं, सब हल करना है ना, हल करने में टाइम लगेगा, इसलिए मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। 1.5 गुणे 1.5 गुणे 1.5 कितनी बार लिखोगे, 3 बार। और 3.14 है, और यहाँ भी चाहो तो किसी से काट देना, या इसी को काट दोगे, 1.33 आ जाएगा। तो इसका गुणा, इसका गुणा, इसका गुणा, इसका, संख्या संख्या का अलग गुणा कर लेना।
ठीक है, और इसकी घात कितनी हो जाएगी, -30, और ये कितना है, 23, है ना, 3 दहम 30 ना हो जाएगा। तो घातों को भी हल कर लोगे तो ये सब हल होने के बाद जो मान आएगा वो 8.51 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, तो ये हुआ एसटीपी पर आयतन। कैसा हो गया, एसटीपी पर आयतन। तो यहां पर देखो हमको बोलता है कि इनका अनुपात निकालो, तो आणविक आयतन बटे क्या है, 1 मोल का आयतन। तो आणविक आयतन कितना आया, 8.51, और जो ये 1 मोल का आयतन आया 22,400। अब इसको काटना है तो इसके साइज का बना लेते हैं। एक काम कर लेते हैं, देखो यदि मुझे इस दशमलव लगाना है, इस संख्या में नीचे क्या लगाना है, दशमलव, इसमें एक अंक बाद दशमलव लगा है, मैं सोचता हूं इसमें भी एक अंक बाद दशमलव लग जाए। तो 1 2 3 4, मानिए इसको लिख सकते हैं 2.24 और गुणे 10 की घात 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये 10 की घात 4 को यदि हम ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात क्या हो जाएगा, -4, और ये 2.24 का जब इसमें भाग करेंगे तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 3.8 आ जाएगा। इस तरह से इसको हल करके देखना है। ठीक है, तो सवाल है, फार्मूले बन जाएंगे, मान रखना बन जाएगा तो कर लेंगे आप लोग, बस थोड़ा इनमें टाइम लगेगा भाग करने में या गुणा करने में, बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। तो अब इसका 12.2 एनसीईआरटी बुक का है ना, अणुगति सिद्धांत, इसके प्रश्न को देखते हैं। ये सरल सा प्रश्न है और कई बार परीक्षा में आ भी चुका है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसमें क्या है, मोलर आयतन, मोलर माने आणविक आयतन, है ना, एसटीपी पर किसी गैस के लिए 1 मोल द्वारा घेरा गया आयतन है। मोलर आयतन का मतलब ये है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में 1 मोल गैस कितना जगह घेरती है, वो उसको हम क्या बोलते हैं, मोलर आयतन बोलते हैं, आणविक आयतन बोलते हैं। ये परिभाषा भी दे दिया है। यदि आपसे पूछा जाए कि मोलर आयतन क्या है ना, तो क्या है, एसटीपी पर किसी गैस के 1 मोल द्वारा घेरा गया आयतन। ठीक है, और इसका मान होता है 22.4 लीटर। तो हमको बताना है कि कैसे होता है। आप बता कैसे दिए, मैं पहले वाले प्रश्न में भी बता दिया कि जो 1 मोल गैस होती है उसका आयतन कितना होता है, 22.4। कैसे होता है सिद्ध करके बताओ, ये बताना है। ठीक है, एसटीपी का मतलब देखो, 1 एटीएम दाब हो और 0 डिग्री सेल्सियस का ताप हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, एसटीपी। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर का मतलब क्या हो, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 एटीएम, तो ये एसटीपी है। इसी का ऑब्जेक्टिव बना के पूछ देगा कि एसटीपी का मतलब क्या है। नीचे ऑप्शन दिया, 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटीएम, 0 केल्विन 2 एटीएम, ऐसे करके कोई और ऑप्शन बना देगा। तो कितना होता है एसटीपी का मान, 0 डिग्री सेल्सियस 1 एटीएम। ठीक है, जान गए। तो चलो अब इसमें देखते हैं, यहां पर n का मान 1 है, ये दिया है ना 1, n माने मोलों की संख्या है। ठीक है, इसके बाद t का मान कितना है, यहां पर 0 डिग्री। तो 0 डिग्री सेल्सियस को यदि हम केल्विन में लिखते हैं तो उसका मान कितना होता है, 273 केल्विन, है ना। एक कैपिटल टी का मतलब मान टेम्परेचर का केल्विन में ही लिखना होता है, परम ताप है वो। अब यहां प्रेशर दिया है 1 एटीएम, यहां दिया है ना प्रेशर 1 एटीएम, है ना। तो 1 एटीएम को यदि हम एसआई मात्रक में बदलें ना, क्योंकि सारा चीज हम लिखते हैं तो एसआई मात्रक में लिखते हैं, तो एटीएम का मान होता है 1.013 गुणे 10 की घात 5 पास्कल, इतना मान होता है ना। तो ये लिख लिए। फिर जो आर का मान है इसमें नहीं दिया है, 8.314 जूल प्रति मोल प्रति केल्विन, इतना मान होता है। तो इसमें केवल आपको इतना दिया है, इसमें भी ये मान आपको याद रखना पड़ेगा, ये मान याद रखना पड़ेगा, ये रखना पड़ेगा, तब तो काम चलेगा कुछ। ठीक है, निर्देश में दे दे तो अच्छी बात है और न देगा तो फिर गंदी बात है ना। तो यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड चीजें, जैसे आर का मान दे सकता है, ये 0 डिग्री सेल्सियस न देगा, आपको खुद ही समझना है ऐसे। अब हम जानते हैं आदर्श गैस समीकरण से जो सूत्र होता है, क्या होता है, PV = nRT। अब मुझे यहाँ पर भी निकालना है, आयतन ना पूछता है कि आयतन कितना होता है, 22.4 दिखाओ, ये बोलता है दर्शाइए कैसे होता है ना। तो यहाँ पर
भी चाहिए तो मैं पी का पक्षांतर कर दिया, तो ये सूत्र बन गया। अब इसमें सबका मान रख दो, तो मान देखो n का मान कितना है 1, ये लिखा ना 1। फिर r का मान देखो 8.314, फिर t का मान देखो 273। ठीक है, इसके बाद p का मान कितना है 1.013 गुणे 10⁵ पास्कल है। यदि इन सभी को हल कर दोगे, हल कैसे करोगे, इसमें कितने अंक दशमलव हैं 3 अंक, इसमें भी कितने अंक हैं 3 अंक, तो दशमलव तो हटा दोगे, फिर इनका गुणा कर दोगे और इसका भाग कर दोगे, ये 10⁵ है, ऊपर जाके -5 हो जाएगी, उस -5 को भी हटा देंगे तो ये दशमलव में आ जाएगा 0.0224 प्रति मीटर क्यूब। अब इस मीटर क्यूब को यदि हम लीटर में लिखना चाहते हैं तो 1000 का हम गुणा कर देंगे। मीटर क्यूब को किस में लिखना होता है लीटर में, तो उसका मतलब उसमें कितने का गुणा कर दो 1000 का, तो 1000 का गुणा करूंगा तो 3 शून्य होते हैं ना, तो यहां पर क्या लगेगा दशमलव, तो 22.4 लीटर इसका आयतन आ जाएगा। इस तरह से आपको हल करना है। और यदि बीच का ये ना बने, कोई जरूरी नहीं दिया है कि दर्शाइए, आप लिख देना सीधे 22.4 लीटर गुणा भाग करके, आपको याद रहेगा उत्तर इसका। ठीक है, गुणा उड़ा इसमें करने की नहीं है, बस याद रखना है कि इसका मान होता है, दिए है सब मान रखो, सीधे लिख दो 22.4 लीटर। ठीक है, अब ये तीसरा, ये 12.6 में आ गए हैं हम, है ना, जो बीच के इंपॉर्टेंट नहीं थे अभी छोड़ रहे हैं। एक कमरे में जिसकी धारिता 25 मीटर क्यूब है, एक कमरा है जिसकी धारिता 25 मीटर क्यूब है, 27 डिग्री सेल्सियस का ताप है उस कमरे के, जहां भी हवा है, उसका दाब कितना है 1 एटीएम है। वायु के कुल अणुओं, है ना, वायु के कुल अणुओं का मतलब वायु में तो हर तरह की चीज होती है, उसके भीतर क्या होता है नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, जलवाष्प होता है, अन्य सभी अवयव, आर्गन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये सारे होते हैं ना, तो ये वायु के क्या कहला गए अवयव सम्मिलित है कि संख्या ज्ञात करिए। अब ये कमरा है, इस कमरे का ताप 27 डिग्री सेल्सियस है, दाब 1 एटीएम है, और इसका पूरा आयतन जो है कितना है 25 घन मीटर है, तो इसमें कितने वायु के अणु होंगे ये हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप किसी भी कमरे की कर सकते हो, आप उसका आयतन भर पता कर लो, बाकी तो सारा चीज सेम रहेगा। चालू करते हैं। तो शुरू में इसकी धारिता माने आयतन दिया है, धारिता मतलब क्या हो गया आयतन, तो V का मान कितना हो गया 25 मीटर क्यूब, ताप कितना दिया है 27, तो T बराबर 27 डिग्री सेल्सियस है। यदि मैं इसको केल्विन में बदलूं तो 273 और जोड़ना पड़ेगा, केल्विन में बदलने के लिए 273 जोड़ देते हैं, तो ये मैं प्लस लिख दिया 273, तो 27 और 273 जोड़ोगे तो ये 300 केल्विन हो गया, माने 27 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन में कितना होगा 300। ठीक है, अब ये 1 एटीएम दिया है दाब, तो दाब का मान 1.013 गुणे 10⁵ पास्कल, इसको भी एसआई मात्रक में बदल लोगे। अब यहाँ भी क्या लग रहा है आदर्श गैस समीकरण, तो पीवी इक्वल टू तो हम कुछ और पढ़े थे, यहाँ कुछ और लिखा है, तो ये सूत्र होता है पीवी इक्वल टू NRT, है ना। तो यहाँ पर जो NR का मान होता है ये KN होता है, हाँ कैपिटल N हो जाता है। ये N का मतलब है एकांक आयतन में मोलों की संख्या, और ये मतलब होता है मोलों की संख्या, आयतन वायतन से लेना देना नहीं, तो उसको कैपिटल N लिख देते हैं। ठीक है, तो NR का मान KN, KN एक नीतांक है, बोल्ट्जमान नीतांक, इसको क्या बोलते हैं बोल्ट्जमान, मान भी लिख देते हैं, पढ़ने वाले मैन भी लिख देते हैं, बाकी इसकी स्पेलिंग ये होती है बोल्ट्जमान की, है ना, इस तरह से। अब पढ़ लो जो पढ़ना हो, अंग्रेज तो हो। ठीक है, तो ये बोल्ट्जमान नीतांक है, तो इसको हम इस अपने हिसाब से बदल लिए, जैसी जरूरत पड़ती है वैसे उसको मोड़ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर PV इक्वल टू KNT हो गया, समझ में आ गया। यहाँ पर हमको या ना निकालना है कि मोलों की संख्या कितनी है, तो N का मान जब हम निकालेंगे तो PV बटे में क्या हो जाएगा KT। ठीक है, अब इस सूत्र में केवल मान रखना है, तो P का मान तो ये वाला है ना, ये पूरा P का मान में लिख दिया। V का मान कितना दिया है
25 ये दिया है, v का मान रख दिया, k का मान तो दिए नहीं, तो ये निर्देश में दिया रहेगा। इसको बोल्ट्जमैन नीतांक कहते हैं। इसका मान 1.38 गुणे 10 की घात कितना होता है, -23। ये k का मान है और t का मान तो दिया है, ये है 300। ठीक है, अब इसमें भी हमको अब हल करना है। तो हल करने का तरीका यही है कि इसका गुणा करो, इनका गुणा करो, फिर भाग करो, घात वात हटाओगे। ये सारा हल करने के बाद 6.11 गुणे 10 की घात 26 इतना ये मान आ जाएगा। तो 25 घन मीटर के कमरे में इतने अणु होंगे हवा के, है ना। इस तरह से अब हल करने का तरीका यहाँ सीधे सीधे है, इसका गुणा 25 से कर लेना, इसका गुणा इससे कर लेना है ना। और ये ले जाओगे तो -23 और 5 ऊपर जाओगे तो ये 28 हो जाएगा, फिर 2 शून्य यहाँ देना पड़ेगा तो ये 26 हो जाएगा। इस तरह से आपको हल करना पड़ेगा। ये 0.06 भाग करोगे 0.06 आएगा, तो 2 शून्य जो 28 घात आ रही है उसके 100 इसको दे देंगे तो 6.11 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। इस तरह से हल करना पड़ेगा इसको। ठीक है, तो इसको जब हल करके देखोगे तभी पता चलेगा। अब ये है 12.7 का, एक ही सूत्र लगा है, 3 बार लगा है। ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस करने भरा 3 बार है। ठीक है, यहाँ पर देखो, हीलियम परमाणु की औसत तापीय ऊर्जा का आकलन कीजिए। मतलब हीलियम समझते हो, He हो गया। तो जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते जाते हैं ना गैस का, ऊर्जा भी उसका बढ़ता जाता है। गैस भागना चालू कर देती है, गर्म कर दो तो ठहरती नहीं है। जैसे आपको कोई गुस्सा दिला दे तो आप भी नहीं ठहरते, इधर उधर भाग जाते हो। गैस को भी गर्म करो तो वो भी भाग जाती है, उसकी ऊर्जा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अलग अलग ताप पर अलग अलग रहती है। तो बोलता है कि जब कमरे का ताप हो तो इसकी ऊर्जा कितनी होगी, 27 डिग्री सेल्सियस। अब जब सूर्य के पृष्ठ का ताप हो 6000 केल्विन, सूर्य का ये ताप है, बाहरी सतह का ताप है ये 6000 केल्विन, है ना। तो उस पर हीलियम की ऊर्जा कितनी होगी। और जब 100 लाख केल्विन, है ना, माने 1 मिलियन केल्विन का ताप हो तब कितना होगा, है ना। ये वाला ताप जो है सूर्य के भीतर का ताप है, क्रोड का ताप है, केंद्र का ताप, और बाहर का ताप ये है। अलग अलग ताप पर इसकी क्या निकालना है, ऊर्जा निकालना है। ठीक है, तो वही है, जैसे आपके घर में 3 लोग हैं, दादी भर रहे तो खूब मस्ती करते हो, ज़्यादा फ्रीडम रहती है। थोड़ा मम्मी आ गई, टोका टाकी चालू हो जाता है, पापा आएगा फुल टोका टाकी हो जाता है, चुपचाप बैठ जाते हो। ऐसे इसका अलग अलग जगह पर व्यवहार कैसा अलग अलग है। तो यहाँ पर देखते हैं, एक बार हम निकालते हैं पहला वाला, कितने डिग्री पर, हाँ 27 को केल्विन में बदलेंगे तो कितना जोड़ेंगे, 273। ये तो 273 जोड़ने पर कितना आएगा, 300। और तापीय ऊर्जा का ये सूत्र होता है ऊर्जा संविभाजन का नियम हम पढ़े थे कि प्रत्येक कोटि की ऊर्जा 1/2 kT होती है। लेकिन हर अणु जो है, जो एक परमाणु का अणु होता है, उसकी कोटि कितनी होती है, 3। तो 3/2 kT हो गया इसका, है ना। अब इसमें मान रख देते हैं यार, तो 3/2, और ये वही है जो पिछली बार आया था, बोल्ट्जमैन नियतांक 1.38 गुणे 10 की घात -23। ये के का मान हो गया। टी का मान कितना है, 300। अब इसमें क्या करोगे, इसका शून्य तो इसको सौंप दो, तो 3 गुणे 10 की घात 2 लिख सकते हो। 300 को क्या लिख सकते हैं, 300 को लिख सकते हैं क्या, 3 गुणे 10 की घात 2। तो -23 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, -21। अब यहाँ 3 है, 1.38 है, इसको भाग कर लोगे तो 1.5 है, सबका गुणा कर लोगे तो 6.21 गुणे 10 की घात -21 जूल हो जाएगी। ये इसकी ऊर्जा हो गई कितने में, 27 डिग्री सेल्सियस में। इतनी ताकतवर होती है। वैसे बहुत कम है, -21 है, घात माइनस में है माने कम है। अब हम चले गए सूर्य के पास, उसकी सतह पर हीलियम को पहुंचा दिए, है ना। सोचना है, पहुंचा तो सकते नहीं हैं, मान लो पहुंच ही गया, तो उसकी औसत तापीय ऊर्जा, फिर से सूत्र वही है, क्या लिखा है, 3/2 kT। सूत्र नहीं बदलेगा, मान तो बदल रहा है। 3/2 के का मान वही लिखेंगे, 1.38 गुणे 10 की घात -23,
और यहाँ पर टी का मान कितना हो गया 6000। 6 को लिख सकते हो 6 गुणे 10 की घात कितना हो गया 3, तो ये 20 हो जाएगा ना, 3 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा 20। इसका गुणा कर देंगे तो 1.5, और जब इसका सब का गुणा करेंगे तो ये 12.41 आएगा। कितना आएगा 12.41, 10 की घात -20 आएगा। तो एक ठो यहां पर हम एक घात सरका देंगे ना, इसलिए क्या हो जाएगा -19 हो जाएगा। समझ में आया? पहले कितना आएगा ये सब करने पर 12.41 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा -20। फिर इस दशमलव को थोड़ा इधर कर देंगे 1 अंक, तो वहां +1 करना पड़ेगा, तो +1 करेंगे तो -19 जूल हो गया। माने इस पर इसकी ऊर्जा बढ़ गई, पहले -21 थी, अब इसकी घात कम हो गई ना माइनस वाली, माने ऊर्जा का मान क्या हो गया बढ़ गया। जैसे जैसे ताप बढ़ता है ऊर्जा का मान भी क्या होता जाता है बढ़ता जाता है। गुस्सा भर दिलवाओ किसी को। इसके बाद यहाँ पर दूसरा ताप है 100 लाख केल्विन। तो 100 लाख केल्विन को हम ये लिख सकते हैं 10 की घात 7 केल्विन, है ना ऐसे। तो फिर से सूत्र तो वही है 3/2 KT। के का मान कितना है ये 3/2 के का मान 1.38 गुणे 10 की घात -23 ही है। अब टी का मान 10 की घात 7 है, इसको इसमें भाग करोगे तो 1.5 हो जाएगा। इसका और इसका गुणा कर दोगे तो ये देखो 2.07 और गुणे 23 में 7 जाएगा तो 16, है ना। तो ये -16 जूल हो गया। इसकी ऊर्जा क्या हो गई और बढ़ गई। इस तरह से यहाँ पर हमको अलग अलग मान निकालना है। तो ये एक ही पूछ दे, किसी ताप पर पूछ दे, परीक्षा में हो सकता है एक ठन पूछ दे कि 27 डिग्री सेल्सियस पर ऊर्जा कितनी होती थी, यही भर निकाल देना। ठीक है। अब यहाँ पर 12.8 का प्रश्न है। प्रश्न ये समझने वाला है, ज़्यादा सवाल वाल इसमें है नहीं, है ना। समान धारिता वाले 3 बर्तन हैं, है ना। ये मान के चलते हैं एक बर्तन ये है, दूसरा बर्तन ये है, और तीनों की धारिता कैसी है समान है। माने 3 ठो ऐसी गंजी ले लिए हो जो 2-2 लीटर 2-2 लीटर की तीनों है, माने धारिता क्या हो गई समान। इनका ताप भी क्या है, इसके अंदर जो गैस भरी है, इसके अंदर जो गैस भरी है ना, ये 3 बर्तन ABC, ठीक है। इनके गैस का ताप कैसा है समान, दाब कैसा है समान, आयतन कैसा है समान, धारिता माने आयतन, सारी चीज समान है। ठीक है। पहले बर्तन में भरी है क्या नियान, पहले बर्तन में क्या भरी है नियान, ये एक परमाणुक है। दूसरे में है क्लोरीन, ये द्विपरमाणुक Cl2 लिखते हैं ना, तो क्या होता है ये द्विपरमाणुक। क्लोरीन क्या भरा है द्विपरमाणुक। और यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, तो यहाँ पर यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड है, ये बहुपरमाणुक है, माने 6 परमाणु हो गए कुल मिला के ऐसा, ये हेक्साफ्लोराइड है। तो यहाँ पर ये बताना है क्या तीनों बर्तनों में गैसों के संगत अणुओं की संख्या समान होगी। ताप समान है, दाब समान है, तो क्या अणुओं की संख्या भी समान होगी। तो जवाब है हाँ। ये अवोगाड्रो का नंबर होता है, या गैसों के लिए आयतन होता है कि एक निश्चित ताप पर, निश्चित दाब पर, निश्चित आयतन पर गैस के अणुओं का जो आयतन होता है कितना होता है 22.4 लीटर, एक जैसे होता है। ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे हाँ तीनों बर्तनों में गैस के संगत अणुओं की संख्या क्या होगी समान होगी। ठीक है। इसके बाद दूसरा वाला क्या है नहीं। नहीं कैसे आ गया नहीं, पूछता क्या है पहले देखो, क्या तीनों प्रकरणों में जो VRMS वर्ग माध्य मूल चाल है वो भी समान है। माने इसके अंदर अणु तो घुसे हैं, अणु कभी ठहरते नहीं हैं, ये तो चलते रहते हैं, इनका काम ही है चलना। हम जब अणुगति का सिद्धांत पढ़े थे तो हम लिखे थे कि ये गतिशील होते हैं और सभी संभव वेग से संभव दिशाओं में गति करते रहते, रुकते नहीं हैं ये। तो इसके अंदर भी नियान गैस के अणु चल रहे होंगे, इसमें क्लोरीन के चले होंगे, यहाँ यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड के चल रहे होंगे। तो क्या सबकी चाल एक जैसे होगी, ये प्रश्न है। तो ये इसका उत्तर क्या है नहीं, क्योंकि ये जो सूत्र होता है VRMS का ये बराबर होता है √3 kT/m। के तो फिक्स है ना, बोल्ट्जमैन नीयतांक है। टी भी फिक्स है, इसमें बोलता है कि ताप कैसा है समान है। क्या फिक्स नहीं है एम, इनका द्रव्यमान अलग अलग होगा। नियॉन हल्का होता है,
क्लोरीन और उससे भारी होता है, यूरेनियम तो बहुत भारी होता है। ठीक है, तो देखो जिसका द्रव्यमान कम होगा, यहाँ यश छूट गया है, जिसका द्रव्यमान कम होगा उसका जो वर्ग माध्य मूल मान का वेग है वो क्या होगा, अधिक होगा। उल्टा रिलेशन है ना। तो इसमें बताओ किसका द्रव्यमान कम है, किसका कम है, नियान का, तो इसका वेग भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसका उत्तर हो गया कि सभी अणुओं की चाल समान नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये VRMS का जो संबंध है 1/m होता है, माने जिसका आणविक द्रव्यमान कम होगा उसका जो औसत चाल है या माध्य चाल है वो कैसी होगी।